बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में मूसलाधार बारिश ने जलथल कर दिया। वॉल्टन रोड और एतराफ के इलाके बारिशी पानी में डूब गए। तफसीलात नबील मलिक की इस रिपोर्ट में। शहर में सुबह के वक्त अब्रे करम खूब जम के बरसा। हर तरफ पानी पानी हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से दफातर जाने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना रहा। वॉल्टन रोड और अतराफ में बारिश रुकने के घंटों बाद भी पानी जमा रहा। मैं वाल्टन रोड से स्टार्ट हुआ हूँ और यहाँ तक मैं पहुँच गया। मुझे अभी तक कोई भी जो है वो वासा का ना कोई नुमाइंदा मिला है, ना कोई मुझे कोई और किसी भी महकमे का बंदा मिला है जो इस चीज़ को देख सके। ट्रैफिक जाम हो जाती है पानी की वजह से, मुश्किलात का सामना होता है। कोट लखपत के इलाके में भी यही सूरत हाल दरपेश रही। शहरियों को बारिश और सीवरेज मिले बदबूदार पानी में से गुजरना पड़ा। इसका सीवरेज सिस्टम बहुत पुराना है, ठीक है ना। जब तक इसका सीवरेज सिस्टम सही नहीं होगा, इसके जो बरसाती नाले उनकी सफाई ठीक ठाक नहीं होगी, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तूफानी बारिश के नतीजे में बेशतर इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि मुतादिद मकामात पर जानवर भी बारिशी पानी में डूब गए। कैमरामैन राना अयास के साथ नबील मलिक, सिटी 42। बात करें शहर में पैदा होने वाली सूरत हाल के हवाले से। सुबह लाहौर में होने वाली बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। शहर की मशहूर तरीन शाहराह वॉल्टन रोड किसी तालाब का मंजर पेश कर रही है। आपको बता रहे हैं कि आज दिन भर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जबकि सुबह लाहौर में होने वाली बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाके नदी नालों का मंजर पेश करते रहे। बारिश के बायस ट्रैफिक का निज़ाम भी मुतासर हुआ, जबकि बारिश ने जहाँ पूरे लाहौर को डुबो दिया तो वहाँ रेलवे ट्रैक भी बारिश के पानी से महफूज ना रह सके। कोट लखपत रेलवे स्टेशन की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं। मनाज़िर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आज दिन भर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा, जिस पर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदगान उस्मान इलियास और अली रज़ा। रुख करते हैं अली रज़ा का। अली रज़ा, आप बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं वॉल्टन रोड पर मौजूद हूँ और सुबह होने वाली बारिश के बाद यहाँ पर पानी की तादाद बहुत ज़्यादा है और दूर दूर तक अगर आप देखें तो पानी ही पानी है और यहाँ पर वासा का भी कोई अहलकार मौजूद नहीं जो यहाँ से पानी को निकाल सके। लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ से पानी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पानी का बहाव इस कदर ज़्यादा है कि लोगों की गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं और काफ़ी ये मशहूर शाहराह है, यहाँ पर ट्रैफिक की रवानगी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पानी खड़े हो जाने की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक का निज़ाम है वो भी काफ़ी धर्म भरम हो चुका है। गाड़ियों की भी लंबी कतारें लग चुकी हैं और उन लंबी कतारों में एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई हैं और लोग अपनी मदद आपके तहत यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के इर्द गिर्द का जो इलाका है, जहाँ पर जो रिहायशी इलाका है या जो दुकानदार हजरात हैं, उनकी दुकानों में भी पानी जा चुका है और लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी से निकला जा सके, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। और लोगों से जब हमने बात की तो उनका भी यही कहना है कि जब बारिश होती है तो यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है और इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर इक़दाम नहीं किए जाते कि जो यहाँ पर पानी के बहाव को यहाँ से यकीनी बनाया जा सके, यहाँ पर जो पानी का निकास आब है उसे यकीनी बनाया जा सके। शहर की अहम शाहराहें हैं जो कि पानी में डूबी हुई हैं। अली रज़ा हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान इलियास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, आप बताइएगा, कोट लखपत रेलवे स्टेशन पर आप मौजूद हैं, आज ट्रैक भी पानी में डूब गया, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? नहीं है, क्योंकि जहां पे पूरे लाहौर में बारिश के बाद जो है सड़कें ज़ेरे आब आ गई, तो रेलवे ट्रैक भी इस वक्त तक जो है ज़ेरे आब है। और इससे ये मालूम होता है कि जो इलाके के इर्द गिर्द पे इलाके हैं इस इशू को हाईलाइट करने के बावजूद इतने घंटे गुजर चुके हैं और मैं इस वक्त रेलवे ट्रैक पे मौजूद हूँ, वो मेरा कैमरा दिखा भी सके तो ये रेलवे ट्रैक इस वक्त मुकम्मल तौर पे पानी में डूबा हुआ है। और रेलवे ट्रैक क्योंकि जहाँ पे ट्रेन आके पार्क होती है ये वो एरिया है और यहाँ पर भी जो पानी है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम इससे पीछे की जानिब देखें तो यहाँ पे पूरा रेलवे ट्रैक जो है तालाब का मंजर पेश कर रहा है। इस वक्त जो है वो पानी में डूबा हुआ है। बहुत शुक्रिया, उस्मान इलियास हमारे साथ थे और अली रज़ा भी हमें वॉल्टन रोड से अपडेट कर रहे थे कि लाहौर जनरल अस्पताल का पंप खराब है। अस्पताल के कई अहम वार्ड समेत रिहायशी कॉलोनी भी पानी में डूब गई है। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के घरों में मौजूद लाखों रुपए का सामान तबाह हो चुका है। बेशतर डॉक्टर्स और अमला ड्यूटी से गायब है। लवाहिकीन अपनी मदद आपके तहत मरीजों को इमरजेंसी तक ले जाते रहे।
शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल निकासी आब के इंतजामात न होने पर बारिश के पानी में डूब गया। टीबी वार्ड, ब्लड बैंक और न्यूरो रेडियोलॉजी वार्ड मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। लुहाइकीन अपनी मदद आप के तहत मरीजों को स्ट्रेचर के जरिए बारिश के पानी से गुजरकर वार्ड में ले जाते रहे। ब्लड के हसूल के लिए आए मरीज सीवरेज के पानी में खड़े होकर सैंपल वसूल करते रहे। अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया इन्होंने। बैक साइड पे हर साल इनका यही हाल होता है। ठीक है, इंतजामिया ये अस्पताल का काम होता है, लेकिन ये कोई भी काम यहाँ पे नहीं करते। दूसरी जानब जनरल अस्पताल में निकासी आब का इंतजाम बेहतर न होने की वजह से रिहायशी कॉलोनी भी पानी में डूब गई, जिससे डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ का घरों में मौजूद लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। रिहायशियों का कहना है कि जनरल अस्पताल में निकासी आब का मुस्तकिल इंतजाम किया जाए, क्योंकि हमारी तनख्वाह से हर माह मेंटेनेंस के नाम पर कटौती कर ली जाती है। कोई इंतजाम नहीं है सर जी, ये सारा क्या नाम है, कमरे घर के बड़े हैं, फर्नीचर सारा खराब हो गया, ऊपर पानी है सारा। यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं हो रहा। अगर इन्होंने निकालना हो ना पानी तो वहाँ से टैंकर लगा के पानी निकाल भी सकते थे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तक कोई हल नहीं निकला। सारा सामान भी वैसे ही जाया जा रहा है, जो फर्नीचर वगैरह वो भी गल गया है। एमएस जनरल अस्पताल महमूद सलाहुद्दीन का कहना है कि बारिशी पानी की निकासी के लिए 3 डिस्पोजल पंप्स काम कर रहे हैं। फिरोजपुर रोड से जनरल अस्पताल का लेवल कम होने की वजह से पानी दाखिल हुआ। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को किसी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ रहा। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। और अभी आपको बताएं कि रावी बेदिया नहर ओवरफ्लो होने से मुतादिद मुकामात से टूट चुकी है। शाहदरा में नहरी पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल हो गया। जिला इंतजामिया, वासा और महकमा इनहार के अमले की दौड़ें लग गईं। रावी बेदिया नहर मुतादिद मकामात से टूट गई। नहर टूटने से मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब आ गई। पानी घरों में दाखिल हो गया, जिससे शहरियों को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा। शाहदरा के करीब नहर टूटने से नहर के दोनों अतराफ कैसर टाउन और बरकत टाउन सबसे ज्यादा मुतासिर हुए, जहाँ 3 से 4 फुट पानी इलाकों में आ गया, जिस पर जिला इंतजामिया, वासा और महकमा इनहार के अफसरान की दौड़े लग गई। डिप्टी कमिश्नर दानिश अफजाल ने एक्सियन इरीगेशन को नहर के टूटे हुए मकामात पर फौरी बंद बनाने की हिदायत की। वासा के अमले को नशेबी इलाकों से निकासी आब यकीनी बनाने, लेस्को के अमले को भी मौके पर मौजूद रहने और नाखुशगवार वाक़े को रोकने के हवाले से इंतजाम करने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी तबरेज मरी ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का जायजा भी लिया। एसी सिटी तबरेज मरी का कहना था कि नशेबी इलाकों में दाखिल होने वाला पानी निकालने के लिए कम से कम 6 घंटे दरकार हैं, जबकि शहरियों का कहना था कि सीवरेज का पानी और कचरा नहर में फेंकने से नहर ओवरफ्लो हो जाती है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो बारिश का पानी नहर से ओवरफ्लो होके हमारे पूरे इलाके में आ जाता है, घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इरीगेशन का जो महकमा है, जो वो सालाना बल सफाई करते हैं, वो सही तरीके पे सफाई नहीं करते। हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है वासा की इंतजामिया से कि बराए मेहरबानी इस डिस्पोजल को कहीं और शिफ्ट करें या कोई इस तरह का सिस्टम करें कि ये वासा का पानी जो है वो नहर में ना आ सके। शहरियों का कहना था कि नहरों की सफाई और निकासी आब के लिए इंतजामिया मुस्तकिल बुनियादों पर इकदाम करे। पानी के बाइस रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया जल्द अज जल्द निकासी आब को यकीनी बनाए। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। आगे बढ़े, आपको बताएं कि विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तरबियती वर्कशॉप का आगाज हो गया। मरहलावार 250 से ज्यादा सरकारी इदारों के अकाउंट ऑफिसर्स को तरबियत दी जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा। अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ सरकारी डिपार्टमेंट्स के जो अकाउंट्स ऑफिसर्स हैं उनके लिए विद होल्डिंग टैक्स से मुतल्लिक यहाँ पे तरबीती वर्कशॉप का अहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर पॉलिसी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी डॉक्टर जावेद इकबाल समेत दीगर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ महकमों से आए हुए अकाउंट्स ऑफिसर्स को लेक्चर दिया और विद होल्डिंग टैक्सेस से मुतल्लिक जो कवानीन हैं उन पर रहनुमाई दी। यहाँ पे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के मेंबर पॉलिसी डॉक्टर जावेद इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऐसे अकाउंट्स अफसरान जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जो कि 15 तारीख को उन्होंने विद होल्डिंग आपको टैक्स की अदायगी करना होती है और 18 तारीख को उन्होंने स्टेटमेंट्स जमा करवानी होती हैं, लेकिन वो अपने पास रोक लेते हैं रकम और उसके बाद तखीर से जमा कराते हैं। सर, लॉ के अंदर तो बहुत क्लियर प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो विद होल्डिंग स्टेटमेंट या अपनी रिटर्न टाइम पे जमा नहीं कराएगा तो उसको पेनल्टी और टैक्स ना जमा कराने की सूरत में उसे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा। तो पीआरए जो है वो इसके ऊपर पूरी तरह कारआमद है, लेकिन इसके साथ साथ हमने ये महसूस किया है कि हमें पहले इसके साथ साथ इनकी टैक्स पेयर फैसिलिटेशन का बंदोबस्त करना चाहिए और इनको प्रॉपरली लॉ की अंडरस्टैंडिंग इन डेप्थ प्रोवाइड करनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारे चेयरपर्सन ने एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप स्टार्ट की हैं, जिसमें हम 1.5 से 2 घंटा
ان مختلف آڈٹ آفیسرز کو، اکاؤنٹ آفیسرز کو جو مختلف محکموں سے ہوتے ہیں، ان کو ہم لاء کی ہر ایک پروویژن جو کہ ود ہولڈنگ سے ریلیٹڈ ہے، جو ان کا کنسرنڈ ایریا ہے، وہ ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اگر اس ایجوکیشن اور اس ہماری جی رضوان اکری بہت شکریہ۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن نے آٹے کی قلت کا ذمہ دار حکومت کو ٹھہرا دیا۔ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص پالیسیز کے باعث آٹے کی قلت کا سامنا ہے۔ اسی پر تفصیلات جانیں گے حسن علی سے۔ جی حسن۔ بالکل، لاہور سمیت پنجاب بھر میں جو آٹے کی ایک قلت ہے وہ بدستور برقرار ہے اور آٹے کی قلت پر قابو نہیں پایا جا سک رہا۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ یہاں پہ میرے ساتھ پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب زون کے چیئرمین عبدالرؤف مختار صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جی رو بھائی، یہ بتائیے گا کہ الزام فلور ملز مالکان کو دیا جا رہا ہے کہ آٹے کی جو قلت ہے اس کو دور نہیں کیا جا رہا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی شکریہ حسن بھائی۔ دیکھیں، فلور مل کو جتنی ویٹ ڈیلی ملتی ہے اتنا وہ آٹا بنا کے مارکیٹ میں دیتے ہیں۔ 860 روپے میں پورے پنجاب میں آٹا اویلیبل ہے۔ اب اوپن مارکیٹ میں اب ویٹ کا ریٹ 2200 روپے بن گیا۔ اگر وہ ویٹ ہم گرینڈ کریں اور اس کا آٹا ہم مارکیٹ میں تو ہمیں 1200 روپے کا تھیلا پڑتا ہے، تو ہم وہ نہیں دے سکتے۔ اسی طرح جو کوٹا ہے وہ دیکھیں ماضی میں 55,000 ٹن بھی ڈیلی کوٹا دیا گیا ہے اور 30,000 ٹن بھی پچھلے سال دیا گیا ہے۔ اس وقت جب 30,000 ٹن دیا گیا تو اس وقت ہمارے پاس پرائیویٹ سٹاک تھے۔ اب اس سال جو انہوں نے پروکیورمنٹ پہ پالیسی بنائی، ہمیں سٹاک لینے نہیں دی، حالانکہ انہوں نے 12 ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ آپ کو ہم پروکیورمنٹ کرنے دیں گے، وہ انہوں نے ہمیں پروکیورمنٹ کرنے نہیں دی۔ اب جو ویٹ آ رہی ہے تو انہوں نے جب پابندی لگائی کچھ دن پہلے کہ پنجاب سے کوئی آٹا یا کوئی بھی ایون کہ چوکر بھی سندھ میں نہ جائے، تو انہوں نے اپنا ویٹ پہ پابندی لگائی، کیونکہ ویٹ جو ہے وہ سندھ کے پاس ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اور پابندی کے باوجود پولیتھین بیگز کے استعمال پر ہائی کورٹ کا سخت نوٹس۔ محکمہ ماحولیات نے پولیتھین کا استعمال روکنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ریحان گل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ ریحان گل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ سال پولیتھین بیگز پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن اس کے بعد ہائی کورٹ کی جانب سے بھی ڈائریکشن دی آئی تھی کہ اس پر کمپلائنس نہیں کی جا رہی، اور ابھی تک خصوصاً لاہور میں زیادہ تر جگہ پر پلاسٹک بیگز کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس پر دوبارہ ایک بڑی اسٹرکٹ ڈائریکشنز ہائی کورٹ کی جانب سے آئی تھی، جس پر عمل درآمد کرتے ہوئے محکمہ ماحولیات پنجاب کی جانب سے اب ایک نئی ڈائریکشن جاری کی گئی ہیں اور 15 دن کا ٹائم دیا گیا، اور یہ تمام ڈائریکشن اب ہر قسم کے ڈپارٹمنٹل سٹورز پر رائج ہوگی، چاہے وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، تمام قسم کے بیکریز پر ہوں گی، ہر ہوٹل پہ ہوگی، تمام قسم کے شاپنگ مالز پر ہوں گی، شاپنگ سینٹرز میں ہوں گی جو بھی ڈسٹرکٹ لاہور کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی فارمیسیز لاہور میں موجود ہیں، کلینکس موجود ہیں، فروٹ اور ویجیٹیبل شاپس موجود ہیں، ان سب پر یہ نوٹیفیکیشنز لاگو ہوں گے، اور ساتھ ساتھ 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ 15 دن کے اندر محکمہ ماحولیات ان تمام جگہوں پر، شاپنگ سینٹرز پر، فارمیسیز پر، بیکرز پر، ان کے باہر ایک نوٹس بورڈ واضح الفاظ میں باہر چسپاں کیا جائے گا، جس میں یہ ڈائریکشنز ہوں گی کہ 15 دن کے اندر شاپنگ بیگز کا استعمال ترک کر دیا جائے، جو کہ پلاسٹک کے ہوں گے، اور جو کپڑے کے تھیلے ہیں وہ استعمال کیے جائیں، اور 15 دن کے ٹائم کے بعد محکمہ ماحولیات کی جانب سے باقاعدہ طور پر قانونی کارروائیاں کی جائیں گی جہاں پر اس حکم نامے کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بے نامی کمپنی کے ذریعے 5 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ کا بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے۔ مڈل سلگوزے ایکسپورٹ کرنے کی آڑ میں سامنے آیا ہے، جبکہ ان ایکسپورٹ کے ذریعے 5 کروڑ ڈالر کے ایکسپورٹس ظاہر کی گئی ہیں۔ بالکل، آپ کو بتائیں حسنین ایکسپورٹ کے ذریعے 5 کروڑ ڈالر کے چلغوزے کی ایکسپورٹ ظاہر کی گئی۔ سال 2012 سے 2019 تک 5 کروڑ ڈالر کا چلغوزہ جرمنی بھجوایا گیا۔ بے نامی زون کی ٹیم نے ملکی تاریخ کے بڑے اسکینڈل کا سراغ لگا لیا ہے۔ حسنین ایکسپورٹس کے اصل مالکان نے بے نامی کمپنی بنا کر منی لانڈرنگ کی۔ 5 کروڑ ڈالر کا چلغوزہ جرمنی بھیجا گیا، لیکن صرف 5 لاکھ ڈالرز واپس آئے۔ حسنین محمود شاہدرہ میں 2 مرلے کے مکان میں مقیم ہے، ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے، اور 3 بینکس میں کمپنی کے نام سے اکاؤنٹ کھلوا کر 5 کروڑ ڈالر کی ایکسپورٹ کی گئی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔